आप सभी को आज की क्लास में पढ़ेंगे विवाह के प्रकार। ठीक है, अब आप सबको पता है कि विवाह किस किस तरह के हमारे देश में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं, देखो विवाह और बहुविवाह दो प्रकार के विवाह होते हैं। एकल विवाह का तात्पर्य उस विवाह से है जो आधुनिक समकालीन समाज में पाया जाता है, यानी कि एक पुरुष का एकमात्र स्त्री से विवाह करना एकल विवाह कहलाता है। ठीक है, बहुविवाह का मतलब होता है, बहुविवाह एकाधिक विवाह के लिए प्रचलित शब्द है। इसे आगे भी दो उप प्रकारों में बांटा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ इमेज में दिख रहा होगा, बहुपति विवाह एक महिला कई पुरुषों से विवाह करना, और बहुपत्नी विवाह यहाँ पे एक आदमी होता है और महिलाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, 2-3 कह लो, 4-5 जितनी कह सकते हो, मतलब कि ज़्यादा ही है एक से। अब यहाँ पे देखो विवाह के कुछ हमारे नियम लिखे हुए हैं, हमारे इंडियन सोसाइटी का है। विवाह के नियमों के आधार पर मोटे तौर पर विवाह दो प्रकार के होते हैं, सगोत्री विवाह और विषम गोत्री विवाह। सगोत्रता ये सुनिश्चित करती है कि विवाह में भागीदारी दोनों युगल समान सामाजिक समूह अर्थात समान जाति, जनजाति, धर्म, वर्ग और अन्य समूह से हो। ये हमारे सब ग्रामीण क्षेत्र में होता है। इन सब चीज़ों पे ग्रामीण क्षेत्र में बहुत फोकस किया जाता है। शहरों में भले ये चीज़ ज़्यादा उभर के सामने नहीं आती, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में बहुत लेवल पे आती हैं। शहरों में इंटरनली रहता है, लेकिन गांव में बिल्कुल सामने सारी चीज़ें होती हैं। चलो यहाँ पर क्या है, ब्राह्मण महिला और ब्राह्मण पुरुष के भी विवाह संगोत्री विवाह अर्थात जातीय संगोत्रा। ठीक है, यानी कि दलित पुरुष और दलित महिला के भी विवाह संगोत्री विवाह, यानी कि एक जात, एक समूह, एक धर्म में ही शादी। ये सारी चीज़ें इसमें बोला जा रहा है। भारत में अपनी जातीय प्रणाली के द्वारा हिंदू समाजी व्यवस्था में जातीय संगोत्रा का बहुत ही दृढ़ता से पालन किया जाता है। इसका उल्लंघन करना दंड का भागी बना देता है। ठीक है ना, जिसे हम ऑनर किलिंग जैसे कहते हैं। ठीक है, अगर किसी ने उल्लंघन किया तो फिल्म हो जाएगी। यार एजुकेशन पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, लेकिन क्या करें। इसका उल्लंघन करना दंड का भागी बना देता है, जिसमें ऑनर किलिंग जैसे भयानक मामले भी शामिल हैं। इतनी आधुनिकता के बावजूद समकालीन समय भी संगोत्रा और उसका हिंसक तरीके से लागू किया जाना बहुत ही दृढ़ता से क्या है, जारी है। आज भी अगर कोई बंदा अगर मतलब अपने वर्ग से अलग हो जाता है, दूसरे में शादी करता है, तो मार देते हैं। क्या फ़ायदा है इसमें? आपको खुद सोचना चाहिए। एजुकेशन में चेंज होना चाहिए, और एजुकेशन में इस तरह का एक चेंज होना चाहिए कि लोग चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्लेन करें। ठीक है, और अच्छे सोसाइटी सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों का एक्सप्लेन किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। चलो, जब भी नौजवान युगलों द्वारा विवाह के संगोत्री नियम को चुनौती दी जाती है, तब ऑनर किलिंग दोष के ऐसे बहुत से मामले मिल जाएंगे। अर्थात जब अलग अलग जातियों के युगल विशेष रूप से उच्च जाति की लड़की किसी निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है। इसके अतिरिक्त अलग अलग जातियों के पुरुष और महिलाओं के विवाह को अंतरजातीय विवाह कहा जाता है। इसमें अनुमोल विवाह कहते हैं। अनुमोल विवाह उसे कहते हैं जब उच्च जाति का पुरुष किसी निम्न जाति की महिला से विवाह करता है, जबकि निम्न जाति के पुरुष का उच्च जाति की कन्या से विवाह को प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। भारतीय समाज में प्रतिलोम विवाह की अपेक्षा अनुमोल विवाह के अधिक सरलता से स्वीकार कर लिया जाते हैं। प्रतिलोम विवाह में अक्सर उच्च जाति समूह जिससे महिला संबंधित होती है द्वारा उस निम्न जाति समूह के विरुद्ध हिंसा भड़का दी जाती है जिसमें पुरुष संबंधित होता है। अगर आदमी छोटा है तो पिट जाएगा भाई, इसमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इस तरह प्रतिलोम विवाह का परिणाम अधिकतर हिंसा में होता है। ये सारी बातें एकदम सरल शब्दों में लिखी हैं, आपको एक बार पढ़ के सारी बातें समझ आ रही होंगी। विजातीय का मतलब होता है विरोध। ठीक है, विरोध विवाहों में अपेक्षा होती है कि लोग अपने समूह से बाहर किसी दूसरे और विषम समूह में विवाह करें, यानी किसी और मेंबर्स के साथ विवाह किया जाए। विषम गोत्री विवाह में व्यक्ति विशेष से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने गोत्र से बाहर दूसरे गोत्र में विवाह करे, क्योंकि सारे गोत्र एक ऋषि से संबंधित होते हैं कि एक ही गोत्र वाले हो जाते हैं, तो सबकी खून की धमनियों में एक ही खून होता है, तो भाई बहन का रिश्ता लग जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अलग गोत्र में शादी की जाए। ठीक है, गांव आधारित विजातीय यानी गांव आधारित विरोध विवाह भी होते हैं, जो कुछ उत्तर भारतीय गाँव में प्रचलित हैं। एक गांव के लड़के
लड़की का विवाह उसी गांव के लड़के लड़की से नहीं हो सकता, बल्कि उन्हें किसी दूसरे गांव में जाकर विवाह करना होता है। इसी तरह विजातीयता यानी कि विरोधियों जाति, धर्म, वर्ग, जाति, क्षेत्र से संबंध कई तरह की हो सकती हैं। गोत्र से बाहर जाकर विवाह करने की प्रथा का पालन में बहुत दृढ़ता से किया जाता है, बहुत दृढ़ता से इसका करते हैं भाई, पालन मार भी देते हैं। इस सामाजिक परंपरा और नियम को तोड़ने का परिणाम भी अक्सर और ऑनर किलिंग के रूप में देखा जाता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर की ये दिखा रहे हैं, ठीक है ना, और ये दिखा रहे हैं ऑनर किलिंग इन सोसाइटी, ठीक है, 2008 में कितनी थी, 2009, 2010, ये सारा डाटा दिखा रहे हैं। भागीदारों के लिंग के आधार पर विवाह को दो प्रकार होता है, एक तो विषम लैंगिक विवाह और दूसरा समलैंगिक विवाह। विषम लैंगिक विवाह में एक साथी महिला और दूसरा साथी पुरुष, जबकि समलैंगिक विवाह में दोनों ही, वो ये डेफिनेशन। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे नारीवादी का सिद्धांत, ये सब चीज़ें, इसको तो आप यहीं पे देख लो एक बार, सीधा सा नारी, देखो ये सारी चीज़ें तो आपको विवाह के टाइप सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, टाइप्स क्या हैं विवाह के, और ये हर चीज़ हर इंडियन जो इनको देखता भी है, फील भी करता है। जो सिटीज़ में रहते हैं आई थिंक वो ना इतना करें, लेकिन जो लोग ग्रामीण में भी रहते हैं, जो अभी सब हम मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो पुअर फैमिली के जो लोग हैं, उसको ये सारी चीज़ें अच्छे से जानते हैं कैसा होता है। इन सब चीज़ों को ठीक करने का एक मेरे को तो तरीका लगता है कि भाई अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी मानसिकता मिले, और सारे लोग अपने बलबूते पे कामयाब हो जाएं। ठीक है, अपने बलबूते पे कामयाब हो जाए और अच्छी नॉलेज लो, अच्छी एजुकेशन लो, ठीक है, और ठीक तरीके से सोचा करो क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, उन सब चीज़ों के बारे में सोचो। समझ रहे हो? बस यही है, बाकी आप कमेंट्स भी करना। चलो, अगर भाई मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया तो इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ, सॉरी, ओके, गलती हो गई भाई, माफ़ कर दीजिएगा। चलो कोई नहीं, अब आता है विवाह के संबंध में नारीवाद। देखो नारीवाद को आपको सीधा पता है, ये सीधे बातें करते हैं कि महिलाओं के राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, ये सारी बातें इसके अंदर की जाएंगी। ठीक है, अगर कोई महिला है वो काम करती है, आगे जाती है, जॉब करती है, नौकरी करती है, तब भी उसके ऊपर दोहरा दबाव पड़ता है। एक घर का दबाव पड़ा रहता है, जैसे यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहे होंगे, बैलेंसिंग फैमिली एंड वर्क, यानी कि उसे बाहर का काम भी देखना पड़ता है और घर का काम भी देखना पड़ता है, बाहर का काम भी देखना पड़ता है, जिसकी वजह से उस पर डबल प्रेशर पड़ता है, काम का दबाव। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं बाय नारीवादी के द्वारा। और मैं ये मानता हूँ कि भाई अगर लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर लड़की बाहर काम कर रही है और हस्बैंड भी काम कर रहा है, या ठीक है, तो काम को बांटना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। ठीक है, अगर वो बाहर काम कर रही है तो आदमी जो है उसे घर का काम सारा संभालना चाहिए। और लॉकडाउन में देख लेना भाई, बहुत तगड़ा काम होता है घर का काम संभालना। ठीक है, उसे कम मत समझो। ठीक है, बहुत ही मेहनत वाला काम होता है घर को संभालना। और एक हमारा एक घर का एक ऐसा काम है जहाँ पे घर के काम के बदले में किसी भी प्रकार की कोई वेजेस वगैरह यानी कि पेमेंट वगैरह नहीं दी जाती है, और जो बहुत ही मेहनत का काम होता है। ठीक है, तो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपने घर में जितनी भी लेडीज़ हैं जो घर का हमारा काम संभालती हैं। ठीक है, मेंस की भी करनी चाहिए, क्योंकि मेंस भी अपना कर रहे हैं, वो बाहर काम कर रहे हैं, वो घर कर रही हैं। ठीक है, यहाँ कहने का मतलब ये है, अगर फीमेल अगर बाहर काम कर रही है, मेंस के पास काम नहीं, तो वो घर का काम संभाले। ठीक है, इक्वालिटी करे ताकि उसका काम भी आसान हो सके। अगर दोनों ही काम कर रहे हैं तो आपको टाइम निकालना चाहिए, काम बांटना चाहिए कि कौन किस काम में ठीक है और कौन काम को अच्छा, घर के काम को कौन सा वाला हिस्सा वो कौन सा आदमी कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। ठीक है, बेस्ट तरीका होना चाहिए अपना अपना। समझ गए होगे? हो सकता है मेरे समझाने में कोई दिक्कत आ रही हो मुझे, या आपको समझने में दिक्कत आ रही हो। मेरा सीधा कहने का मतलब यही है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों अगर जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल सकते हैं कि कुछ हिस्सा काम लड़का करे, कुछ हिस्सा काम लड़की करे। ठीक है, अपने हिसाब से वो मैनेज कर सकते हैं। बस एक दूसरे को क्या मिले, हेल्प मिले, और दोनों खुश रहें, बस ये कहने का मतलब है। बस ये सारी बातें इसमें बोली गई। अब आते हैं विवाह के प्रभाव, बाल विवाह क्यों हो जाता है। ठीक है, गरीबी, शिक्षा की कमी, परंपरागत जेंडर भूमिकाएं, जिस पे बाल विवाह पे
बर्डन पड़ता है। स्कूल जाना बंद कर देते हैं, छठी तक ही पढ़ाया जाता है। गांव में तो अब छठी 8वीं या 10वीं तक ही पढ़ाते हैं, 12वीं भी हो जाती है, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले पहले तो शादी करा ही देते हैं। तो ये सब बाल विवाह, स्वास्थ्य पर निर्णयों पर नियंत्रण में कमी, डिसीजन नहीं ले पाते, फैमिली लेती सब कुछ, जल्दी और बार बार गर्भ धारण करना और आगे चल के मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हैं जो नारीवाद बताती कि महिलाओं के साथ हिंसा होती है। बाल विवाह, समय पूर्ण विवाह, यानी कि बाल विवाह समय से पहले शादी हो जाती है, दहेज, ये सब। ये तो दहेज तो दोनों साइड होना चाहिए, देने वाले और लेने वाले दोनों पे होना चाहिए, जो दे रहा है, ले रहा है, जो भी है। ठीक है, चलो। पत्नियों की पिटाई, वैवाहिक बलात्कार, जैसे हम मैरिटल रेप के कैटेगरी में भी देख रहे हैं। ठीक है, और ये आगे चल के तलाक का रूप ले लेते हैं। तो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में। तो ये सारे टॉपिक बहुत इजी हैं, आप सब इसको रीडिंग ज़रूर करना। ठीक है, और अगली वाली यूनिट भी बहुत ज़्यादा इजी है, तो उसके बारे में हम आपको बता देंगे। ठीक है, ये वाली